दुनिया भर में लोग कम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? ये जो ट्रेंड बदल रहा है, इसका भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं इसे। और हाँ, इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये बातें काम की लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, आज इस दिलचस्प टॉपिक की गहराई से पड़ताल करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गिरती जन्म दर की, जिसे फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरी दुनिया को बदल रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? लोग पहले से कम बच्चे क्यों चाह रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। असल में कोई एक वजह नहीं है, कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले तो देखिए, एजुकेशन और करियर, ये प्रायोरिटीज बदल गई हैं। अच्छा। हाँ, खासकर महिलाओं के लिए। जैसे जैसे पढ़ने के मौके बढ़े हैं, कैरियर बनाने की इच्छा बढ़ी है, तो अक्सर शादी और फिर बच्चे पैदा करने का फैसला वो थोड़ा टल जाता है, देर से होता है। और ये आजकल का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी तो एक फैक्टर है ना? शहरों में रहना कितना महंगा है, फिर बच्चों की अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, घर, ये सब बहुत मुश्किल बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट उठाया। खर्चा बहुत बड़ा फैक्टर है, और साथ ही लोगों की लाइफस्टाइल चॉइसेस भी बदल गई हैं। आजकल लोग अपनी पर्सनल फ्रीडम, ट्रैवल, नए एक्सपीरियंसेस, इन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, बजाय एक बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के। हाँ, शायद कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा बच्चे होने से उनकी अपनी लाइफ, उनके अपने शौक, वो कहीं पीछे छूट जाएंगे, तो वो एक या दो बच्चों पर ही रुक जाते हैं। और देर से शादी होना भी इसी से जुड़ा है फिर। हाँ, वो भी एक कारण है। अगर शादी ही देर से होगी तो नेचुरली बच्चे पैदा करने के लिए जो बायोलॉजिकल विंडो है वो छोटी हो जाती है, और फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है। जॉब्स वगैरह की चिंता। हाँ, युवाओं में बेरोजगारी या जॉब सिक्योरिटी ना होना, ये सब चीजें परिवार शुरू करने के फैसले को और मुश्किल बना देती हैं। सोचते हैं कि पहले सेटल हो जाएं। अच्छा, और कुछ लोग तो शायद एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से भी। हाँ, ये भी एक नया पहलू जुड़ गया है। कुछ यंग कपल्स हैं जो क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज की कमी, इन सब बातों को लेकर चिंतित हैं। वो सोचते हैं कि क्या इस दुनिया में और बच्चे लाना ठीक है? क्या हम प्लैनेट पर और बोझ डाल रहे हैं? और क्या इसमें कोई सोसाइटल प्रेशर भी है? उल्टी तरफ से, जैसे जहां पहले इतनी भीड़ है, रिसोर्सेज कम है, वहां लोग सोचते हों कि और बच्चों को इस कंपटीशन में क्यों लाना? हाँ, ये भी एक एंगल है, खासकर कुछ घनी आबादी वाले देशों या शहरों में। तो आप देखें, ये सब चीजें मिलकर, एजुकेशन, करियर, खर्चा, लाइफस्टाइल, देर से शादी, इकोनॉमिक वरीज, एनवायरनमेंट, सोशल थिंकिंग, ये सब मिलकर बर्थ रेट को नीचे ला रही हैं। और इसका असर बहुत गहरा पड़ रहा है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है ना? ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। वर्ल्ड एवरेज अब कितना है? शायद 2.3 बच्चे प्रति महिला। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल ट्रेंड है। दुनिया का औसत लगभग 2.3 है, पर इसमें वेरिएशन बहुत है। जैसे अफ्रीका में ये अभी भी करीब 4 के आसपास है। अच्छा, काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और ज्यादातर एशिया में ये 2 या उससे भी नीचे आ गया है। और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, वहां तो शायद और भी कम है। बिल्कुल, वहां फर्टिलिटी रेट काफी कम है, अक्सर रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे। रिप्लेसमेंट लेवल यानी वो दर जिससे पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, जो मोटे तौर पर 2.1 बच्चे प्रति महिला मानी जाती है। तो अगर 2.1 से नीचे है तो पॉपुलेशन कम होने लगेगी। हाँ, लॉन्ग टर्म में। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति तो ईस्ट एशिया में है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वहां तो ये रेट बहुत ही कम है, सिर्फ 0.7 से 1.3 के बीच। अरे बाप रे! 0.7? हाँ। तो सोचिए, भले ही आज दुनिया की आबादी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ धीमी हो रही है, और कई देशों की आबादी तो अब घटने भी लगेगी। अच्छा, अब आते हैं इंडिया पर। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि भारत में क्या हो रहा है, हमारी सिचुएशन क्या है? देखिए, भारत की स्थिति बहुत तेजी से बदली है। हमारा फर्टिलिटी रेट अब लगभग 1.9 है। 1.9? यानी हम भी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे हैं। हाँ, जो 2.1 का रिप्लेसमेंट रेट है, हम उससे नीचे आ चुके हैं। आप याद कीजिए, 1990s में एक एवरेज भारतीय महिला के 3 से ज्यादा बच्चे होते थे। आज ये आंकड़ा 2 से कम है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। पूरे देश का औसत अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। बिल्कुल। हालांकि राज्यों में अभी भी काफी फर्क है। कुछ राज्य हैं जैसे बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, वहां फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.1 से ऊपर है। ओके।
लेकिन ज्यादातर राज्य, खासकर साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया के राज्य, वहां ये रेट काफी नीचे जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि भारत की आबादी भी शायद अगले कुछ दशकों में पीक होके घटने लग सकती है। लेकिन हम तो सुनते हैं कि इंडिया की आबादी अभी भी बढ़ रही है। हम तो दुनिया के मोस्ट पॉपुलस देश बन गए। हाँ, वो सही है। इसे कहते हैं हम पॉपुलेशन मोमेंटम। क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों में जन्म दर ऊंची थी, तो आज हमारे देश में यंग लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब ये यंग लोग जब बच्चे पैदा करते हैं, तो भले ही हर कपल कम बच्चे कर रहा हो, ओवरऑल पॉपुलेशन फिर भी थोड़ी बढ़ती है। अच्छा, ये मोमेंटम वाली बात है। हाँ, लेकिन ये बढ़ने की रफ्तार अब काफी धीमी हो गई है। अनुमान यह है कि भारत की पॉपुलेशन शायद 2047 से 2050 के आसपास अपने पीक पर पहुंचेगी। कितना पीक, कोई अंदाजा? हाँ, अंदाजा है कि लगभग 1.67 से 1.7 बिलियन के बीच। उसके बाद अगर फर्टिलिटी रेट कम ही बनी रही, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, जैसे जापान में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है और जैसे चाइना में भी होने की आशंका है। और आपने कहा था कि इंडिया के अंदर राज्यों में बहुत फर्क है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे दक्षिणी राज्य हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु या फिर दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे शहरी इलाके, वहां फर्टिलिटी रेट यूरोप जैसी हो गई है, करीब 1.3 से 1.6 के बीच। बाप रे, इतना कम? जी। और दूसरी तरफ नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, वहां ये अभी भी 2.7 से 3.0 के करीब है, जो कि कुछ अफ्रीकन देशों के लेवल जैसा है। तो देश के अंदर ही एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी पैदा हो रही है। कुछ हिस्से तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, कुछ अभी भी यंग हैं। तो फिर इन सब आंकड़ों का मतलब क्या है? मतलब सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे इसका असर क्या पड़ेगा? इसके असर बहुत बड़े हैं और कई लेयर्स में हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो वर्कफोर्स पर पड़ेगा, मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या। अच्छा। जापान, साउथ कोरिया जैसे देश अभी से वर्कर्स की कमी झेल रहे हैं। भारत के पास अभी तो फायदा है, हमारे पास बहुत बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन अगर हमने ठीक से प्लानिंग नहीं की, तो आगे चलकर हमें भी वर्कफोर्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और पॉपुलेशन बूढ़े होने का मतलब है खर्चे बढ़ना सरकार पर, समाज पर। हाँ, ये दूसरा बड़ा असर है, एजिंग पॉपुलेशन। जब कम बच्चे पैदा होते हैं और लोग ज्यादा जीते हैं, तो सोसाइटी में डिपेंडेंट लोगों का रेशो बढ़ जाता है। इसे डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। मतलब ये कि कम कमाने वाले लोगों को ज्यादा रिटायर्ड लोगों का और बच्चों का भी बोझ उठाना पड़ता है। इससे पेंशन्स पर, हेल्थ केयर पर और खासकर एल्डर केयर यानी बुजुर्गों की देखभाल पर खर्च बहुत बढ़ जाता है। ये तो बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। सरकारों को इसके लिए तैयार रहना होगा। क्या इससे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में भी शिफ्ट आ सकता है? पूरी संभावना है। जिन देशों के पास यंग पॉपुलेशन है, जैसे अभी भारत है, अफ्रीका के कई देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, वो आने वाले समय में इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं, अगर वो अपनी यंग एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। और जिनकी आबादी बूढ़ी हो रही है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। और हाँ, माइग्रेशन यानी प्रवासन का मुद्दा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जिन देशों की आबादी घट रही है, उन्हें शायद बाहर से लोग बुलाने पड़े, इमिग्रेशन पर निर्भर होना पड़े। इसके अपने सोशल और पॉलिटिकल चैलेंजेस होंगे। कंजम्पशन और इनोवेशन पर भी तो असर पड़ता होगा। जरूर। आमतौर पर एजिंग पॉपुलेशन घर, एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी, इन सब पर कम खर्च करती है। इससे ओवरऑल डिमांड कम हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। दूसरी तरफ यंग पॉपुलेशन नए आइडियाज लाती है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। क्या इस पूरी कहानी में कुछ पॉजिटिव भी है या सिर्फ चैलेंजेस ही हैं? नहीं, कुछ पोटेंशियल अपसाइड्स भी हैं। जैसे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, कम लोग मतलब रिसोर्सेज पर कम दबाव, पोल्यूशन कम, शायद बायोडाइवर्सिटी के लिए ज्यादा जगह। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, और हो सकता है हाउसिंग मार्केट स्टेबल हो जाए, घर सस्ते हो जाएं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। छोटे परिवार मतलब ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट सिस्टम, खासकर बुजुर्गों की देखभाल के लिए, वो कमजोर पड़ सकता है। तो हमें नई सोशल पॉलिसीज बनानी होंगी। और ये गोल्डन विंडो वाली बात जो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे थे भारत के लिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये भारत के लिए इस वक्त सबसे क्रिटिकल चीज है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है और कंपैरेटिवली बूढ़े लोग कम हैं। ये एक यूनिक एडवांटेज है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगले 20-30 साल भारत के लिए एक सुनहरी खिड़की है। मतलब इस दौरान हम बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम इस विंडो का फायदा उठा पाएं,
मतलब अगर हम अपने युवाओं को अच्छी एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स दे पाएं तो भारत बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, ग्लोबल स्टेज पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। और अगर नहीं कर पाए तो ये डिविडेंड, ये लाभांश एक बोझ बन सकता है। अगर बड़ी संख्या में युवा अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रह गए तो सोशल अनरेस्ट बढ़ सकता है। और इस विंडो के बंद होने के बाद जब आज की यंग जनरेशन बूढ़ी होने लगेंगी तब भारत को भी वही एजिंग वाली चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी जो आज जापान और यूरोप कर रहे हैं। तो ये अगले 20-30 साल बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल, ये भारत के भविष्य के लिए डिसाइसिव डेकेड है। क्या हम दूसरे देशों से कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने ये सब पहले देखा है? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। चाइना को ही देख लीजिए, उन्होंने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी 2016 में, पर लोग अब भी ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। उनका फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे है। और अब उनकी आबादी भी घटने लगी है शायद। हाँ, घटने लगी है और अनुमान है कि इस सदी के अंत तक काफी कम हो जाएगी और साथ ही एजिंग की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ेगी। और जापान, साउथ कोरिया, वो तो पहले से ही पॉपुलेशन डिक्लाइन, श्रिंकिंग वर्कफोर्स और बहुत कम बर्थ रेट की वजह से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यूरोप में भी एजिंग और लो बर्थ रेट वहां के लेबर मार्केट्स, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, पब्लिक फाइनेंसेस सबको रीशेप कर रहे हैं। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये कितना सीरियस इशू है। हाँ, ये दिखाते हैं कि दांव पर क्या लगा है और प्लानिंग कितनी जरूरी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दुनिया एक बिल्कुल नए डेमोग्राफिक एरा में एंटर कर रही है। एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है ये। निश्चित रूप से, मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बर्थ रेट्स गिर रही हैं, पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है और कई देश श्रिंकेज देख रहे हैं या देखेंगे। और भारत जो अभी युवा है वो भी इस ट्रेंड से अछूता नहीं है। हम रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड को पार कर चुके हैं और मिड सेंचुरी तक हमारी आबादी भी पीक होकर डिक्लाइन हो सकती है। बिल्कुल, इसमें हमारे लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। चैलेंजेस हैं फ्यूचर वर्कफोर्स की कमी, एल्डर केयर का बढ़ता कॉस्ट, शायद धीमी कंजम्पशन। अपॉर्चुनिटीज हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने की, एनवायरनमेंट पर स्ट्रेस कम करने की। तो रास्ता क्या है आगे का? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? रास्ता है फॉरवर्ड प्लानिंग का, सही पॉलिसीज बनाने का। जो देश सोच समझकर योजना बनाते हैं, अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और बदलते डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, वही इस नए ग्लोबल लैंडस्केप में थ्राइव करेंगे। भारत के पास ये यूनिक विंडो है अपनी यंग पावर को लेवरेज करने का, इससे पहले कि एजिंग हमारी डेमोग्राफी को बदल दे। तो आज हमने समझा कि कैसे दुनिया भर में कम बच्चे पैदा होने का ये जो ट्रेंड है, ये सोसाइटी और इकोनॉमी को कितनी गहराई से अफेक्ट कर रहा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए ये है कि भविष्य में जब आबादी कम होगी और ज्यादातर लोग उम्र दराज होंगे तो हमें अपने सोशल स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक मॉडल्स को कैसे अडॉप्ट करना होगा ताकि सबकी वेलबींग इंश्योर हो सके। आपके ख्याल से इस गिरती जन्म दर का हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।